हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं सर्विस मॉड्यूल के बारे में। सर्विस मॉड्यूल इन बिजनेस सेंटर। तो सर्विस मॉड्यूल के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या कोई सेटअप है। हाँ, सर्विस मैनेजमेंट सेटअप है। तो सबसे पहले इसे ही चेक कर लेते हैं। अब देखो, ये सर्विस मैनेजमेंट सेटअप है। सर्विसेज बहुत तरह की होती हैं। आप इस पे इंटरनेट सर्च कर सकते हो। और नॉर्मली जो सर्विस का कॉन्सेप्ट है कि एक सर्विस प्रोवाइडर होगा और एक सर्विस रिसीवर होगा। जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, उस तरह की चीज़ें जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज़ या कोई रिपेयरिंग सर्विसेज़। जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, आप एसी रिपेयर करवा रहे हो, एसी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज़। तो कोई एक टेक्निकल पर्सन आता है, आपकी एसी रिपेयर करता है, उसके बदले में आप उसको पैसे देते हो। तो नॉर्मल सा एक इनवॉइस जनरेट कर देता है। अगर किसी कंपनी के थ्रू आ रहा है, तो कंपनी के थ्रू जैसे कि आप अमेज़न से भी अर्बन कंपनी का बुक करते हो शेड्यूल करवा के सर्विसेज़। तो आप एक पर्टिकुलर डेट टाइम चूज़ करते हो, वो आके सर्विसेज़ करके चला जाता है। प्लस ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विस कंपनी आपको सर्विस दे रही है, उसी ने आपको एसी भी बेचा हो। अर्बन क्लैप का जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, उसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एसी नहीं बेच रहे, ठीक है? वैसे तो बहुत तरह की सर्विसेज़ देते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल था। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि जिसने आपको एसी बेचा वही इसकी सर्विस दे, या हो सकता है जैसे डेल का एग्जांपल लो। डेल की सर्विसेज हैं, आपने डेल का कंप्यूटर खरीदा, डेल का खरीदा, लेनोवो का खरीदा, जिसका भी आपको एक सोनी का खरीदा, कि एग्जांपल ले लो। आपने एक कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटपैड कुछ भी खरीदा और आपने क्या किया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जब आप परचेज़ करते हो, परचेज़ करते समय क्या होता है कि आप एक डाउन पेमेंट या ईएमआई पे ले लेते हो। उस समय आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सिस्टम पे दे दिया जाता है। तो हार्डवेयर यानी कि वो लैपटॉप या वो डेस्कटॉप जो आपने लिया, और उसके बाद उसके अंदर का सॉफ्टवेयर। एनुअल प्लान होता है, मंथली प्लान होता है, मैक्सिमम एनुअल प्लान होता है, और 1 या 2 साल की वारंटी, 1 साल की बहुत बार फ्री वारंटी रहती है और एक्सटेंडेड वारंटी आप ले लेते हो। उसके बाद क्या होता है, जब वारंटी पीरियड एक्सपायर होता है, उसके बाद अगर कोई कंपोनेंट लगा, कोई रिपेयरिंग में कोई हार्डवेयर चेंज हुआ, तो क्या होता है, उसका प्राइस आपको पे करना पड़ता है। लेकिन वारंटी पीरियड के अंदर होगा तो कंपनी खुद बेयर करती है। तो ये तो हुआ, जो सेम कंपनी आपको सामान बेच रही है, हार्डवेयर बेच रही है, वही सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके देख रही है। अलग चीज़ है कि विंडोज़ वगैरह का सॉफ्टवेयर वो किसी और थर्ड पार्टी से परचेज़ कर रही है, लेकिन जो कंपनी आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दे रही है, वही कंपनी आपको सर्विसेज़ भी दे रही है। विथिन द वारंटी पीरियड फ्री सर्विसेज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और आफ्टर एक्सपायरिंग द सर्विसेज़ आपको जो कॉस्ट बियरिंग सर्विसेज़ होगी, आपको उसका चार्जेस पे करना होगा। उस टेक्निकल पर्सन का सर्विस चार्ज, प्लस कम अगर उसने कोई हार्डवेयर चेंज कर दिया तो उसका कॉस्ट, और अदर चार्जेस प्लस टैक्सेशन। तो इस तरह से आपको एक इनवॉइस रेज़ करना है, और सर्विस मॉड्यूल नेविजन एंड बिज़नेस सेंट्रल में है। आप इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कैसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि सर्विसेज़ चल रही है, पेंडिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट फिनिश हो गई है, कौन पर्सन असाइन था उस पे, रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कौन-सा लेबर या कौन-सा टेक्निकल पर्सन असाइन था। रिसोर्स इज़ अ, स्टैंडर्ड वर्ड। तो रिसोर्स का कार्ड भी है, आप वो डिज़ाइन कर सकते हो। अब जैसे सर्विस मैनेजमेंट जब शुरू करेंगे, तो पूरा जितना डॉक्यूमेंट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो सारा चीज़ें हम कवर कर लेंगे। जैसे इसमें अगर आप जो भी सर्विस सेटअप में डिज़ाइन करोगे, वो पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। प्लस अगर आप सेल्स कोड बनाते हो, सेल्स ऑर्डर बनाते हो, सेल्स इनवॉइस बनाते हो, ये सब कुछ कवर होगा। प्लस इसमें एक अलग चीज़ है, वो है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। आपको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, और उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक करना होगा आपको अपना ऑर्डर, इनवॉइस और बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सारा लिंक कर सकते हो। कोटेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत लोग इंडेंट यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट मैं जो यूज़ करने वाली हूँ, मैं एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है, एक 2 मतलब 2 पर्सन के बीच में, जैसे कि अगर मैं क्लाइंट हूँ और किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रही हूँ, तो एक छोटा-सा एग्रीमेंट वर्बल या फिर डॉक्यूमेंट पे, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि आप अमेज़न से भी बुक करते हो। अगर कोई अपने टेक्निकल गुड्स मंगाया है, जैसे टेक्निकल सॉरी, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मँगाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मँगाई हैं, उसका असेंबलिंग करना है, उसका इंस्टॉलेशन करना है, और उसके बाद
उस जो भी असेंबलिंग करने आया उसको उसके चार्ज देने हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका प्राइसिंग कॉस्टिंग अलग होता है और जो असेंबल करने आता है उसका सर्विस चार्ज अलग होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने जब सर्विस बुक की तो एक पेड वाला बिल जनरेट होगा कि आपको इतना पैसा पे करना है, ठीक है? और उसके बाद आप एग्री कर जाते हो, फिर वो एक शेड्यूल टाइम पे आता है और सर्विस देता है और उसके बाद आप उसको बिल पे कर देते हो। इस तरह से एक प्रोसेस होता है। तो इसी का एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं और इस एग्ज़ाम्पल में सर्विस मैनेजमेंट सेटअप सबसे पहले है। अब देखो कुछ इनबिल्ट चीज़ें हैं क्योंकि ये मेरी सैंपल कंपनी है, क्रोनस कंपनी एजुकेशनल वर्ज़न और इसमें लाइसेंस भी नहीं है इसलिए डेट का इश्यू आ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिमिटेड डेट ही यूज़ करूँ। अब जैसे फर्स्ट वार्निंग विथिन आवर्स। अच्छा ये जो जितना भी टाइम कैलकुलेशन है ना हम आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम बताएँगे कि अ, अगर सर्विस से रिलेटेड वो जो चेस करता है जैसे कि आप कस्टमर या फिर कंपनी के पास भी नोटिफ़िकेशन रहता है कि कस्टमर ने अगर रिक्वेस्ट डाली है, टिकट रेज़ किया है, बहुत बार टिकट रेज़िंग वेबसाइट्स होती हैं जिसमें पोर्टल पे टिकट रेज़ होता है इश्यू और उससे रिलेटेड फिर आंसर्स होते हैं। अगर आपने तरह-तरह की वेबसाइट्स यूज़ की हैं, तो आपको पता होगा टिकटिंग सिस्टम होता है। जैसे मैंने अमेज़न का एग्ज़ाम्पल दिया, वहाँ पे भी अगर आप किसी को बुक करते हो, तो आप उसका कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा, तो उनके पास भी एक शेड्यूल टाइम होता है कि जब आपने वो सर्विसेज़ परचेज़ की या बुक की, तो उसके कितने घंटे के अंदर वो आपको एक कॉल करेंगे। अगर आपने नहीं उठाया, तो दूसरा कॉल करेंगे, तीसरा कॉल करेंगे, मेल मैसेज करेंगे। आपको रिमाइंड कराएँगे कि ये सर्विस शेड्यूल हुई है, ये इस समय ये पर्सन आपके यहाँ आएगा, तो आप अवेयर रहें। तो इस तरह की वार्निंग्स वगैरह जो होती है ना आप टाइम शेड्यूल ये जो भी डिटेल्स है इसके ऊपर कर्सर ले जाना और पढ़ लेना। स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ आवर्स बिफोर द प्रोग्राम सेंड्स द फर्स्ट वार्निंग अबाउट द रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है? अप्रोचिंग फॉर अ सर्विस ऑर्डर। अगर एक सर्विस ऑर्डर बन गया तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? ऑर्डर बनने के कितने समय के बाद आप रिस्पॉन्स करोगे? अगर एक ऑर्डर रेज हुआ, एक क्रिएट हुआ डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम पे, आपके पोर्टल पे। The working calendar and the default service hours are used to calculate when to send the warnings within the general service hours of your company. तो वो जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर होता है ना, सिस्टम के अंदर आपने बेस कैलेंडर देखा होगा, ये वाला देखो बेस कैलेंडर यहाँ पे है। आप चेक कर लेना बेस कैलेंडर कैसे काम कर रहा है। इसमें वर्किंग एंड नॉन वर्किंग डेज़ होंगे। हॉलिडेज़ नॉर्मल सी बात है कि वो संडे को हॉलिडेज़ कंसीडर करेगा, लेकिन सैटरडे के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम फॉरेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएँ तो सैटरडे ऑफ होना चाहिए, लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएँ तो हर जगह सैटरडे ऑफ नहीं होता है। तो आपको जो नेशनल कैलेंडर है और सर्विस कैलेंडर है, आपको एक बार जाके चेक कर लेना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है? इसमें अगर चेंजेस अप्लाई करने का है तो आप कर सकते हैं। अभी इसमें एक ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है सर्विस तो अभी मैं वही ले लेती हूँ, ठीक है? तो पहली वार्निंग कितने दिन के अंदर जाएगी? उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 16 था, मैंने चेंज कर दिया है। उसमें फर्स्ट वार्निंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफाइज द ईमेल एड्रेस दैट विल बी यूज्ड टू सेंड द फर्स्ट वार्निंग अबाउट द रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ सर्विस ऑर्डर दैट इज़ अप्रोचिंग। तो किसको जाना है? आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप ऐसे डाल सकते हो। सेकंड वार्निंग के लिए 8 डेज़ था अराउंड, मैंने कम किया है। मैंने इसमें 15 किया है, इसमें 7 किया है और थर्ड वार्निंग के लिए मैंने 2 किया है। उसपे भी कुछ अलग डेट थी। तो जब आप क्रोनस यूज़ करोगे ना सैंपल डेटा पड़ा रहता है, आप एडिटिंग कर सकते हो। मेल आईडी अलग-अलग थे, मैंने क्या किया अपना एक डाल दिया है। आप अलग-अलग मेल आईडी डाल सकते हो। सर्विस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड। जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, जिस भी टेक्निकल पर्सन को असाइन करोगे, उसको किस तरह से असाइन करोगे, जिसको भी कस्टमर के लिए असाइन करोगे, उसको सर्विस रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, ठीक है? अब बाकी ये डिटेल में पढ़ लेना जब ये टूल टिप आता है। स्पेसिफाई द कोड फॉर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सेट अप फॉर सर्विस मैनेजमेंट वर्क व्हेन यू असाइन कस्टमर टू सर्विस ऑर्डर्स। द प्रोग्राम सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट with this job responsibility from among the contracts assigned to the कस्टमर। तो ये सर्विस रिस्पॉन्सिबल के लिए आप अगर कुछ और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मेरे सिनेरियो में फिट हो रहा है सर्विस रिस्पॉन्सिबल, तो मैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। नेक्स्ट सर्विस आप प्लान कर सकते हो, एक्चुअल कर सकते हो, मैं प्लान करूँगी, ठीक है? जिसमें मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैंने वैसे ऑप्शंस लिए हैं। उसके बाद है सर्विस ऑर्डर स्टार्टिंग फीस। अब स्टार्टिंग फीस आप कुछ स्टैंडर्ड इसमें एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हो, बाकी आप अपना बना सकते हो। स्पेसिफाइज द कोड फॉर अ सर्विस ऑर्डर स्टार्टिंग फीस। अब देखो पहला वाला जो है वो मैंने बनाया है, उसमें सपोर्ट लिखा है, आपको पता चल रहा होगा, बाकी के इनबिल्ट थे।
जो टेस्टिंग कंपनी पे है। सर्विस फीस ये मैंने खुद बनाया, कोड टाइप आप अगर एडिट लिस्ट करोगे ना तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा ट्रैवल सपोर्ट अदर। मैंने सपोर्ट लिया है क्योंकि मैं सपोर्ट सर्विसेज दे रही हूँ। जीएल क्योंकि टेस्टिंग सैंपल कंपनी है तो मैंने एक ऑलरेडी असाइन वाला जीएल चूज कर लिया जिसपे डीओएम मतलब डोमेस्टिक लिखा हुआ है। मैंने इस पे एडिटिंग नहीं की, एज इट इज ले लिया है क्योंकि मुझे भी फीस एंड चार्जेस ही चाहिए था और मैं नेशनल लेवल पे ही काम कर रही हूँ। फिर डिफॉल्ट क्वांटिटी हो गई। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर आपका अगर पर्सन के लिए है ना तो आपको आवर लेना चाहिए क्योंकि मैं इस पे पर्सन पर ही असाइन करूंगी, रिसोर्स लगाऊंगी। अब कॉस्ट प्राइस मैंने लिखा है 50, सेल प्राइस मैंने लिखा है 150। स्टैंडर्ड आप डाल दो, बाद में चेंज कर सकते हो। जीएसटी ग्रुप कोड सर्विस फीस डिपेंड करता है। अगर आप सोचो कि जीएल लगा हुआ था तो हम सर्विस कोड लेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा सिस्टम पे जाके। मैंने इसको टेस्ट किया है, ये अप्लाई होगा आपके आइटम्स पे। तो आपको ना यहाँ पे एचएसएन वाला गुड्स वाला कोड लेना होगा, सर्विस वाला नहीं है, वरना ये जीएसटी कैलकुलेट नहीं करवाएगा वहाँ पे। अगर आपको लगे कि यहाँ पे जीएल लिया हुआ है तो हम ले लें, तो आप चेक करके देख लेना। अगर आपने एसएससी कोड लगाया है ना एचएसएन की जगह तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी आप सर्विस कोड चेंज कर देते हो, जैसे मेरा यहाँ बना हुआ है जीएसटी एस लिखा है ना, या ये सर्विस के लिए मैंने बना रखा है, लेकिन मैं इसे लूंगी नहीं क्योंकि कैलकुलेट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी क्रेडिट लेना है तो टिक कर देना, और एचएसएन एसएससी कोड में से आपको एचएसएन कोड लेना है। अब इसके लिए तो यही असाइन था तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं नहीं ले रही हूँ, मैं मेरे सिनेरियो में जो फिट है वो मैंने ले लिया। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें डिफाइन कर दो, बाकी तो आप डॉक्यूमेंट पे चेंज कर सकते हो। शिपमेंट ऑन इनवॉइस, इनवॉइस के टाइम पे शिपमेंट होगा। क्या आप चाहते हो कि एक शिपमेंट का भी डॉक्यूमेंट बने? अगर चाहते हो तो यस, मैं चाहती हूँ डायरेक्ट इनवॉइसिंग हो जाए, मुझे शिपमेंट का डॉक्यूमेंट अननेसेसरी डेटा लोड नहीं मरवाना है, मतलब सिस्टम पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं करना है। शिपमेंट का अलग से डॉक्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए। और शिपमेंट क्यों चाहिए बताओ? क्योंकि ये सर्विसेज है ना, सर्विसेज है, हाँ कुछ फिजिकल अपीयरेंस वाली चीज़ें, जैसे मैंने कहा हार्डवेयर में अगर उसमें कोई स्क्रू या कुछ जैसी चीज़ें उसने लगाई असेंबलिंग की, सर्विस देते समय उसे लगा कि कोई पार्ट्स हार्डवेयर का ख़राब है तो उसने रिप्लेस किया, मॉडिफाई किया, नया लगाया, कंपनी की तरफ से उसका चार्ज लिया, तो आप शिपमेंट डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। लेकिन मेरे केस में मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही माइनर सा है। तो वो मेरे बिलिंग इनवॉइस के साथ आ जाएगा, वो रजिस्टर हो जाएगा, मुझे अलग से डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं करना। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होती है हार्डवेयर में बड़े-बड़े असेंबलिंग की। क्योंकि सेल करते समय होती है ठीक है, सर्विसेज़ के टाइम पे कितना ह्यूज अमाउंट जनरेट होता है, रिस्क फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके अनुसार मुझे डिसीज़न लेना है और मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत माइनर खर्चा है, वो मेरे इनवॉइस से ही जनरेट हो जाएगा और मैं वहाँ से चेज़ कर लूँगी। बाकी तो मेरे स्टॉक से आउट होगा तो मैं स्टॉक से भी चेक कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद है वन सर्विस आइटम लाइन। तो इस तरह से आप देख सकते हो, स्पेसिफाई दैट यू कैन एंटर ओनली वन सर्विस आइटम लाइन फॉर ईच सर्विस ऑर्डर। एक सर्विस आइटम लाइन, एक सर्विस डालना है या एक सर्विस आइटम से ज़्यादा डालना है? अब ये डिपेंड करता है। अभी मैं बंद रखती हूँ क्योंकि अब नया-नया शुरू कर रहे हैं तो हमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा लगे। जब हम सिस्टम स्मूथ चलने लगेगा मुझे पता चल जाएगा 99.9% केसेस में मैं एक ही लाइन यूज़ करती हूँ, तो शायद मैं इसको एक्टिवेट कर लूँ। एक्टिवेट करने का मतलब है वो एक ही लाइन यूज़ करने देगा, सर्विस आइटम लाइन, ठीक है? ऑर्डर्स पे। लिंक सर्विस टू सर्विस, अब ऑर्डर मतलब इनवॉइस पे भी, ठीक है। लिंक सर्विस टू सर्विस मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया है, सर्विस से सर्विस एक्टिवेट होना चाहिए। स्पेसिफाई दिस सर्विस लाइन्स फॉर रिसोर्सेज एंड आइटम मस्ट बी लिंक टू सर्विस आइटम लाइन। रिसोर्स और आइटम की कनेक्टेड होनी चाहिए। द वैल्यू दैट you specify is entered as a link when a service order is created, but you can change it on the order manually. ये अच्छा है, हम ऑर्डर पे भी चेंज कर सकते हैं। रिसोर्स का जो स्किल ऑप्शन है, रिसोर्स को आप कैसे सिलेक्ट करोगे? कोड से चेक करोगे, वार्निंग डिस्प्ले से, नॉट यूज, बट कोड से सिलेक्ट करोगे। सर्विस जोन ऑप्शन वो भी कोड रखा है। फॉल्ट रिपोर्टिंग लेवल आप डिपेंड करता है कि आप कैसा लेना चाहते हो, आप ऑप्शन देख लेना आपको जो स्मूथ लगे। बेस कैलेंडर तो सर्विस लिया हुआ है। कॉपी कमेंट ऑर्डर में जाएगा, ऑर्डर टू इनवॉइस। इसी तरह सेम है ऑर्डर टू शिप। अब शिप वाला तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए काम का नहीं है। लोगो पोजीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेफ्ट और राइट, और सेंटर भी होगा, लेफ्ट नो लोगो भी है। तो अगर इस पे आप नो लोगो रखना चाहते हैं तो नो लोगो। कॉपी टाइम शीट टू ऑर्डर। स्किप मैन और ऑर्डर का मतलब सर्विस ऑर्डर। स्किप
मैनुअल रिजर्वेशन अभी बंद है, अभी मुझे चाहिए नहीं, ठीक है? और इसके बाद क्योंकि अभी मैं रिजर्वेशन पे बात नहीं कर रही हूँ और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कॉपी लाइन डिस्क्रिप्शन टू जीएल एंट्री, ये अच्छा ऑप्शन है, आपका जो भी डिस्क्रिप्शन हो जीएल एंट्री में भी कैरी होगा। अब इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है क्योंकि ना जनरल टैब ही काफ़ी नहीं है, और भी हैं। मैंडेटरी फील्ड्स हैं, सर्विस ऑर्डर टाइप मैंडेटरी, सर्विस ऑर्डर टाइप होना ही चाहिए, सर्विस ऑर्डर स्टार्ट कब से हुआ है मैंडेटरी, फिर फिनिश भी मैंडेटरी, रिस्पॉन्स टाइम, यूनिट ऑफ मेजर मैंडेटरी, नॉर्मल सी बात है, आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं पता होना चाहिए, फॉल्ट रीजन अगर कुछ है तो बताओ, वर्क टाइप कोड मैंडेटरी है, सेल्स पर्सन मैंडेटरी। अगर आप ये बंद कर दोगे सारे ऑप्शन तो सिस्टम ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं करेगा, ऑप्शनल हो जाएंगी, जिसको बंद करना है आप बंद कर सकते हो, जैसे सेल्स पर्सन बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो, वर्क टाइप या फॉल्ट रीजन बंद करना चाह सकते हो बंद कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यूनिट ऑफ मेजर और ये बाकी चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक है। फिर डिफ़ॉल्ट 24 घंटे में आंसर होगा, जैसे ही ऑर्डर रेज़ होगा या आप डायरेक्ट इनवॉइस भी कर रहे हो तो रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। वारंटी डिस्काउंट कंपनी ने बता रखा है कि हम 5% देंगे, यानी कि हम खुद सर्विस प्रोवाइडर, हम हमारी बात कर रहे हैं। फिर ये लेबर के लिए, ठीक है? जो भी लेबर, जो भी पर्सन जाएगा उससे रिलेटेड आप जितना डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, इस पे कैलकुलेशन पे वर्क करेगा। और वारंटी ड्यूरेशन आपका कितना है, 1 साल है। उसके बाद कॉन्टैक्ट आपका जो है वो ऑर्डर कितना समय तक लास्ट करेगा, 365 डेज़। कैंसलेशन रीज़न के साथ आप कैंसल भी कर सकते हो। फिर रजिस्टर करना है, अगर कोई कॉन्टैक्ट चेंजेस से रजिस्टर कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट इनवॉइस लाइन टेक्स्ट कोड। अब ये सारी चीज़ें हैं सेल अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साथ भी सेल अंडर कॉन्ट्रैक्ट आप चेंज करना कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट इनवॉइस पीरियड टेक्स्ट कोड, अब आप देख सकते हो ऑप्शन क्या दिया है, कॉन्टैक्ट इनवॉइस पीरियड टेक्स्ट कोड। अब देखो इसके इससे अच्छा तो मुझे कोई वर्ड मिल नहीं रहा है। क्रेडिट लाइन अभी हम इसे छोड़ देते हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है? फिर बेस, अब अगर आप वैल्यू डिसाइड करें, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कैलकुलेशन, तो नॉर्मल सी बात है मैं यूनिट प्राइस ही लूँगी क्योंकि कॉस्ट से बड़ा होता है प्राइस। अदर चार्जेस इंक्लूड करके प्राइस बनता है इंक्लूडिंग कॉस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको बताना है तो आप परसेंटेज में बता सकते हो कि कितना होना चाहिए वैल्यू में। और फिर ये नंबरिंग है, नंबरिंग जैसे आप बाकी डिफाइन करते हो वैसा। अब हम अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बताने की बात करें तो सबसे पहले हमें करना होगा एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस होना चाहिए था, हम देख लेते हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट कोड अपडेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखो ये आपका जॉब पोस्ट होगा, जॉब प्रोग्राम होता है ना, उस तरह से आप अपडेट करवा सकते हो, ठीक है? सर्विस कॉन्टैक्ट इनवॉइस ऑर्डर, और मुझे चाहिए ना, मुझे कोटेशन बनाना है सर्विस कॉन्टैक्ट की लिस्ट से, ट्राई कर सकते हैं सर्विस कॉन्टैक्ट की लिस्ट से। डन, सर्विस कॉन्टैक्ट से बनाने हैं। यहाँ पे एक न्यू ट्राई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे हम ताकि हम इसकी इनवॉइस रेज कर सकें। कॉन्टैक्ट नंबर ऑटो आना चाहिए, टेम्पलेट से आएगा तो आपको टेम्पलेट चूज करना होगा। प्रीपेड कॉन्टैक्ट है, हार्डवेयर से रिलेटेड है। दूसरा नॉन प्रीपेड, हार्डवेयर से रिलेटेड है, सब प्रीपेड, इसमें प्रीपेड टिक है, इसमें प्रीपेड टिक नहीं है। नॉन प्रीपेड है, इसमें यानी कि ये पोस्टपेड होगा, ठीक है? प्रीपेड, अब ये हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ध्यान से देख लेना, दो कैटेगरी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके साथ भी दो कैटेगरी है, प्रीपेड और पोस्टपेड। नॉन प्रीपेड मतलब पोस्टपेड होगा, मैं हार्डवेयर के साथ जा रही हूँ प्रीपेड, ठीक है? मैंने ले लिया। कस्टमर, कस्टमर ले लेते हैं, टैब कस्टमर AAMA, ठीक है, आ गया। अब मिस्टर कमल कुमार, जो भी कस्टमर होगा आप ले सकते हो। अब पहले देखो आपको पूरा हेडर फिल हो जाना चाहिए, आ गया? इसमें अगर कोई सेल्स पर्सन कोड आपने मैंडेटरी कर रखा था तो नॉर्मल सी बात है आपको कोई सेल्स पर्सन असाइन करना पड़ेगा।
जो मीडिएटर होता है ना, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, जो रेस करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो उनका जो कमीशन भी बंधा होता है। तो आप सेल्स पर्सन कोड ले सकते हो। अगर आपको कोई फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नेम देना है, तो कस्टमर के कार्ड में डाला होगा तो ऑटो फिल हो जाएगा, तो आपको ले लेना चाहिए कॉन्टैक्ट ग्रुप कोड। अ, हार्डवेयर से रिलेटेड है ना, वैसे आप ऑप्शन देख सकते हो क्या-क्या हो सकता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब सपोर्ट कॉन्टैक्ट भी आप ले सकते हो, लेकिन अभी मैं हार्डवेयर को प्रेफ़रेंस दे रही हूँ क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड ये जिसमें जिसका पोर्शन ज़्यादा होगा ना, वो आप ले लेना। लाइन पे आ जाते हैं, अगर सर्विस आइटम आपने नहीं बनाया तो आपको एक सर्विस आइटम बनाना होगा। मैंने एक बना रखा है, दिखा देती हूँ। आपको इसको व्यू या एडिट दोनों करके आप देख सकते थे। अब सर्विस आइटम कार्ड आप न्यू क्लिक करोगे, नंबर सीरीज़ ऑटो आ जाएगी, नंबर सीरीज़ असाइन है, सैंपल कंपनी है इसलिए, वरना आपको खुद का बनाना पड़ेगा। मैंने एक नाम दे दिया। अब ये ना आपके आइटम से रिलेट करता है, आइटम कार्ड से। तो सेम आइटम कार्ड में ये बना हुआ था। एक्जिस्टिंग कंपनी, सैंपल कंपनी क्रोनस में ये बना रहेगा, लेकिन सर्विस आइटम आपको बनाना होगा और इससे लिंक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ से लिंक कर दिया। 82 में जैसे ही लिंक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। उसके बाद अदर चीज़ें आपको ले लेनी है कि ये सर्विस आइटम ग्रुप कौन-सा है। अब मिसलेनियस एक्सेसरीज़ तो वो ले लो, क्योंकि ये सैंपल कंपनी में सब कुछ बना है। तो क्रोनस को अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आपको बहुत सारा सैंपल डेटा मिल जाएगा, जिसको आप एक्सपोर्ट करके अपनी न्यू कंपनी में इम्पोर्ट कर सकते हो, कम है तो मैनुअली बना सकते हो। अब कौन-सा आप सर्विस दे रहे हो, तो मैं डेस्कटॉप के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला हार्डवेयर में वो स्क्रू वगैरह मैंने जो बनाया, तो स्क्रू तो इसी समय में इसी में लगना है, तो मैंने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया, मेरे सिनेरियो के साथ जो-जो फिट हो रहा है। फिर जैसे मैंने बोला कि जो मेरी कंपनी है, वो सिर्फ़ सर्विस दे रही है। मैंने वो सिनेरियो नहीं पकड़ा जिसमें कंपनी सामान गुड्स भी सेल कर रही है और उसी की सर्विस दे रही है। नहीं, मैंने वो सिनेरियो लिया है जिसमें हम सिर्फ़ क्या करें, सर्विसेज़ दे रहे हैं। इसलिए मैंने अर्बन कंपनी का एग्ज़ाम्पल लिया था कि हम सिर्फ़ सर्विसेज़ दे रहे हैं, हम आपको गुड्स नहीं बेच रहे। हमने आपका प्रोडक्ट नहीं बेचा था, हमने आपको सिर्फ़ सर्विसेज़ देने का काम लिया है। तो अब देखो, ऑलरेडी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है? स्टेटस। बाकी अगर कुछ और लेना है तो आपको ले सकते हो। अगर आपको पता ही है कि डिफेक्टिव है, तो ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम, उसके बाद प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हाई है, तो क्या होगा कि रिस्पॉन्स टाइम भी जल्दी मिलेगा। और अगर आपको लगता है नहीं आराम से करवा सकते हैं, जैसे अगर आप दिसंबर में ये डाला होता तो आप जनवरी-फरवरी तक अ, अगर मान लो ये एसी का एग्ज़ाम्पल रहता तो आप जनवरी-फरवरी तक करवाते। लेकिन अगर अभी मई के महीने में आपको एसी रिपेयरिंग करवानी है तो आप हाई लेवल पे रखोगे कि सैटरडे, संडे आओ ठीक करो और जाओ, कल-परसों ही आ जाओ। अब कंप्यूटर से रिलेटेड है और कल सैटरडे है, तो अगर आपको रिपेयर करवाना है कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो अगर सैटरडे या संडे आपने ठीक करा लिया तो मंडे आप ऑफ़िस ले जा सकती हो। तो कंप्यूटर के केस में भी ये हाई लेवल पे है कि प्रायोरिटी मेरी हाई है कि आप सैटरडे या संडे फिक्स कर दो, ठीक है? तो अगर आपने फ्राइडे को रेज़ किया है ये सर्विस कॉन्टैक्ट, तो उसके हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ। उसके बाद प्रेफर्ड रिसोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो रिसोर्स, ठीक है? तो ये जब आपको कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट भेज देगा ना, तब आप अपने सिस्टम पे ऐसे एंट्री कर सकते हो कि इस कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है, प्रायोरिटी हाई है। आप अपने अकॉर्डिंग कंपनी में कौन-सा अवेलेबल पर्सन इस काम को अच्छे से कर सकता है, उस समय अवेलेबल रहेगा, ये सब देख के असाइन करोगे कि कौन-सा रिसोर्स आप असाइन कर रहे हो उसमें, ठीक है? क्योंकि ये कस्टमर को नहीं पता, ये आपको पता है। फिर कॉन्टैक्ट का बेसिक प्राइस जो कॉस्ट प्राइस होता है, प्लस अदर चार्जेस मिला के जो उसका वैल्यू होगी वो, अगर कोई डिस्काउंट देना है वो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, पहली बार बनाओगे तो यहाँ नो आएगा और कंप्लीट होने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये ऑटो येस हो जाता है, जब ये कॉन्टैक्ट में असाइन हो जाता है आइटम, ठीक है? तो इसका टेंशन मत लेना, ये ऑटो काम करेगा कॉन्टैक्ट में असाइन होने के बाद। अगर ये न्यू आइटम बन रहा है तो नो होगा और जैसे ही कॉन्टैक्ट में असाइन होगा ये ऑटो येस हो जाएगा। तो उसके बाद आपका कोई वेंडर है, अगर कोई थर्ड पार्टी भी आप असाइन करना चाहते हो, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था अर्बन कंपनी का, तो अभी तो हम ही इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि क्रोनस कंपनी। लेकिन आप चाहो तो एक नाम असाइन कर सकते हो कि ये थर्ड पार्टी भी है, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई सेल प्राइस अगर आपने सेल किया होता तो ये सेल वाला यूनिट डिटेल भी आप भर सकते थे, इंस्टॉलेशन डेट वगैरह सब कुछ। लेकिन इंस्टॉलेशन डेट वगैरह करोगे तो आपको वारंटी से रिलेटेड चीज़ें भी डालनी होंगी कि वारंटी जब आपने पहली बार सेल किया था, इंस्टॉल किया था, ये जो लास्ट वाला डिटेल है, ये सब
अगर आप भरोगे, अब देखो ये स्क्रू के लिए तो नहीं होगा, ये स्क्रू आइटम के लिए तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर कंप्यूटर लिखा होता, डेस्कटॉप लिखा होता, तो आपको बताना पड़ता कि इसका इंस्टॉलेशन डेट क्या था, ठीक है? क्योंकि स्क्रू का आप यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस तो बता देते हो, स सेल डेट भी बता सकते हो, लेकिन इंस्टॉलेशन डेट नहीं बता सकते। इंस्टॉलेशन डेट के लिए आपका कोई पर्टिकुलर आइटम होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ठीक है? नोटपैड, हेवी मशीनरी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेजर वाला। तो एग्ज़ाम्पल वैसे होंगे, तो आपको नीचे का डिटेल भी भरना है, सेल से रिलेटेड, आपने सेल किया था और फिर सर्विस दे रहे हो। तो सेल किया था, फिर सर्विस दे रहे हो, तो पहला साल वारंटी पीरियड में था, फ्री सर्विसेज़ जाएँगी, कुछ अदर हार्डवेयर लगा तो भी फ्री जाएगा। तो वो सब आप डिसाइड करोगे। पहले आप वारंटी दे रहे हो कितने साल, 1 साल, 2 साल, स्टार्ट डेट बताओ, एंड डेट बताओ। 2 साल है तो 2 साल पे यहाँ लाके खत्म करो, यहाँ। और अगर कोई पार्ट्स लगा, आप मिनिमम डिसाइड करके चलो कि इतना परसेंट इतना पैसे का पार्ट्स लगा, तो हम फ्री में लगाएँगे, ठीक है? इतना परसेंट दे दो। उसका स्टार्टिंग डेट, उसका एंडिंग डेट। परसेंटेज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कितना परसेंट, मतलब वारंटी का कितना परसेंट। वरना क्या होगा कि पता चला कि जितने का प्रोडक्ट नहीं बेचा, उतना तो आप वारंटी पे खर्चा कर गए, तो ये आपको एस्टिमेशन करना होगा। फिर उस पार्ट्स का जो है ना परसेंटेज जो आपने डिसाइड किया, उसका स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, प्लस वारंटी में जो आप रिसोर्स भेजोगे, लेबर भेजोगे, उसका परसेंटेज, और फिर उसका यहाँ पे नाम असाइन कर दो। तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया सर्विस आइटम कार्ड। अब देखते हैं यहाँ से अगर हम सर्विस आइटम बना सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप एक बार क्लिक करके देखना, सर्विस लॉग है, सर्विस स्टैटिस्टिक्स है, नेविगेट में क्या मिलेगा, नेविगेट में कंपोनेंट्स है। अच्छा, अगर मान लो असेंबलिंग की चीज़ें हैं, अगर आपको असेंबलिंग का है तो आप क्या करना, फिर यहाँ पे इसमें इसका असेंबलिंग आइटम ऐड कर देना, ठीक है? सीरियल नंबर से क्या फ़ायदा होगा? सीरियल नंबर से फ़ायदा होगा आपको ट्रैकिंग के लिए। सीरियल नंबर आपको आइटम ट्रैकिंग में मिल जाएगा, आइटम कार्ड के अंदर, ठीक है? उसके अंदर रहता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यूनीक होता है, आप सीरियल नंबर से ट्रैक कर सकते हो। हर प्रोडक्ट का यूनीक सीरियल नंबर होता है। जैसे अगर आप एक कंपनी हो, आपके में 50 एम्प्लॉयी है, 50 कंप्यूटर दे रखे हैं उनको, तो अगर आपने एक सिंगल जीएल बना रखा है कंप्यूटर्स का और उसी में एंट्री पोस्ट कराते हो, तो फिक्स असेट्स कार्ड यूज़ करो। उससे क्या होगा, सबको एक सीरियल नंबर दे दो और सीरियल नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो। वैसे तो नेम टू डिस्क्रिप्शन से भी ट्रैक कर सकते हो, नंबर सीरीज़ से भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सीरियल नंबर का जो यूनिक फीचर होता है कि सबका अलग-अलग सीरियल नंबर, प्लस वो आपके सिस्टम पे प्रिंटेड रहता है। तो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड करते समय ही एक जनरेट किया जाता है सीरियल नंबर। तो डिफेक्ट होने की सिचुएशन में भी आप बता सकते हो कि ये सीरियल नंबर का प्रोडक्ट डिफेक्ट हुआ है। तो अब ऐसे 500 1000 अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, तो आप इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर वाले कंप्यूटर पे रिपेयरिंग एंड रिसोर्स का जो कॉस्ट है असाइन कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है सीरियल नंबर का। नहीं यूज़ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन करना चाहते हो तो सीरियल नंबर यूज़ कर सकते हो। आइटम कार्ड के अंदर आपको मिल जाएगा, आइटम ट्रैकिंग में सीरियल नंबर, नंबर सीरीज़ की तरह क्रिएट होता है। सीरियल नंबर का कोड लेना है और उसके बाद उसका नंबर सीरीज़ लेना है, तो अलग-अलग फ़ील्ड आपको मिल जाएँगे। और यहाँ है डेट इंस्टॉल्ड। जो भी आइटम आप असाइन करते जाओगे, अगर वो वैसे आइटम है जिनका इंस्टॉलेशन डेट भी आपको पता है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, तो आप डालते जाना। देखो, सर्विस आइटम कंपोनेंट लिस्ट, ठीक है? ये कंपोनेंट लिस्ट है। स्क्रू में मेरा कंपोनेंट लगेगा नहीं। अगर यहाँ पे कंप्यूटर लिखा होता तो हो सकता था कि इसका मदरबोर्ड होगा, इसका इसका कीबोर्ड होगा, इसका केबल होगा अलग से, और पहले के ज़माने में सीपीयू वगैरह भी होते थे, आजकल वो चीज़ें एक्सक्लूड हो रही हैं, लेकिन डेस्कटॉप सिस्टम है तो वो भी होगा। तो इस तरह से आप चेक कर लेना, सब कुछ बेस्ड ऑन योर सिनेरियो है। जैसा आपका सिनेरियो, जैसा आपका एग्ज़ाम्पल, वैसी चीज़ें होंगी। अब मुझे ये मैंने आपको ये दिखा दिया, प्लस एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना कर जाओ। जो आइटम नंबर इसके साथ असाइन हुआ है ना, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं जो आपको सीरियल नंबर बोल रही हूँ, आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कहाँ मिलेगा। अच्छा, जो आइटम से रिलेटेड जनरल टैब, इन्वेंटरी टैब, ये सब आप चेक कर लेना। कॉस्ट के लिए कॉस्ट एंड पोस्टिंग टैब है, सेल्स प्राइस का टैब अलग होता है नीचे है। और यहीं पर आपको ना अगर कोई प्रॉफिट परसेंटेज है तो यहाँ से डिसाइड होता है, जो आपको सेल कॉन्ट्रैक्ट सेल पे मिलेगा। प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट, वहाँ पे ये आप फ़ॉर्मूला काम करेगा, आपको मिल जाएगा। जो फ़ॉर्मूला आप यूज़ करते हो वही लगाना, तो उससे वैसे प्री डिफाइन यही आता है, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों को लगाना है,
तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्री डिफाइंड डिफ़ॉल्ट यही है। फिर आ जाते हैं आइटम ट्रैकिंग। अब ये देखो मैंने बोला था ना आपको एक कोड लेना होगा। अब जैसे सीरियल नंबर, मान लो आपको सीरियल नंबर लगाना है, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर सेल्स ट्रैकिंग सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ले लेना एक नंबर सीरीज़ क्रिएट कर देना सीरियल नंबर प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट नंबर का सीरियल नंबर जैसे जनरेट हो रहा है, वो पूरा का पूरा नंबर ले लेना, लास्ट नंबर नेक्स्ट टाइम से वो +1 होता रहेगा। ठीक है? तो आपको कोड डिफाइन करना है जैसे नंबर सीरीज़ डिफाइन करते हो। लॉट बनाना है तो लॉट के लिए ले लेना, एक्सपायरेशन कैलकुलेशन यहाँ डाल देना। ठीक है? कि 1 ईयर प्लस 1 डे, 1 ईयर प्लस 1 मंथ, और डी इंडिकेट्स फॉर डे और वाई इंडिकेट्स फॉर ईयर। इस तरह से काम करते हुए, सब चीज़ें चेक करते हुए हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा आइटम बना हुआ था। हमें सिर्फ़ ओके करना है। ओके करते साथ सिलेक्ट हो जाएगा, पूछेगा आप लेना चाहते हो? हाँ, हम लेना चाहते हैं। सीरियल नंबर डिफाइन नहीं था तो नहीं आया। अब देखो, मैंने क्या किया था ना, मैंने इसके ऊपर इसका जो कार्ड था सर्विस आइटम का कार्ड था, वहाँ पे ना मैंने लाइन कॉस्ट 1000 और लाइन वैल्यू 2000 मैंने दिखाया था, आप बैक करके देख लेना, डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे ही ये डिफाइन हुआ, वो उसने कॉस्ट ले लिया और उसने वैल्यू ले लिया। अब नॉर्मल सी बात है, वो 5% का जो डिस्काउंट है, वो किसके ऊपर देगा? लाइन वैल्यू के ऊपर, ठीक है? तो लाइन वैल्यू के ऊपर जब डिस्काउंट दिया उसने 100 रुपीज़, तो आपका अमाउंट हुआ 1900 माइनस डिस्काउंट 100, ठीक है? तो 1900 जब हुआ, अब मैंने आपको आइटम कार्ड दिखाया था जो सर्विस आइटम से रिलेटेड था, एसोसिएटेड था आइटम कार्ड। वहाँ पे प्रॉफिट मैंने दिखाया था आपको इस तरह से, सेल प्राइस, क्या किया था? सेल प्राइस माइनस मेरा सेल प्राइस, और प्रॉफिट हमने निकाला था सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट था या सेल प्राइस माइनस कॉस्ट? तो इसको जानने के लिए हम एक काम करते हैं, 900 है ना, वो था इस तरह से, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। अभी पता चल जाएगा हम डायरेक्टली यहाँ, क्योंकि प्री डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है। आ गया 900 ही दिखा रहा था ना, यानी वो था सेल्स प्राइस, सेल्स अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है? सेल्स अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट माइनस कॉस्ट, तो हुआ 900। अगर आप सेल प्राइस बोलोगे तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी, आपको आफ्टर डिस्काउंट वर्ड भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये 900 की वैल्यू मिल जाएगी। ये आप 1 मंथ कर सकते हो, विद इन द मंथ 1 मंथ ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्लान डेट, मैंने प्लान वर्ड यूज़ किया था। स्टार्टिंग डेट यहाँ से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग डेट मैंने दिया नहीं था। आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। क्रेडिट मेमो मैं अभी कुछ नहीं डाल रही। इनवॉइसिंग ऑटो फिल हो जाएगा जो कस्टमर कार्ड पे है। अभी बाकी चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट ग्रुप कोड आपको असाइन करना ज़रूरी था, सेल्स पर्सन असाइन करना ज़रूरी था, स्टार्टिंग डेट। अब मेरे पास स्टेटस, एक स्टेटस यहाँ पे है, स्टेटस स्पेसिफाई द स्टेटस ऑफ सर्विस कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कोड। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मुझे चाहिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब इस स्टेटस में मुझे साइन एंड कैंसल मिल रहा है, और एक है चेंज स्टेटस, स्पेसिफाइज इफ अ सर्विस कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कोड इज लॉक्ड और ओपन। तो ये आपका वो है, रिलीज्ड होता है ना, रिलीज्ड एंड ओपन, ये सेकंड वाला डॉक्यूमेंट स्टेटस है, और ये वाला आपका कॉन्टैक्ट स्टेटस है, कॉन्ट्रैक्ट। अब सेल्स सर्विस कॉन्टैक्ट, तो सर्विस कॉन्टैक्ट पहले साइन होना चाहिए, तो मुझे करना है पहले साइन। तो ऐसे आप साइन नहीं ले सकते, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो आपको वो बोलेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को साइन कीजिए, प्रोसेस में चेक कर लेते हैं, साइन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और भी अंदर मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन वो यहीं से ले लेते हैं। डू यू वांट टू साइन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट? यस, मेरे को अपने सीनियर की अप्रूवल चाहिए, मेरे को क्लाइंट से बात करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, आप एग्री करते हो? उसने फ़ोन पे हाँ के बोल दिया, या मेल पे या मैसेज पे या टिकट रेज़ जहाँ हुआ था वहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ वहाँ पे, बस ये बुक हो गया, ठीक है? दोनों तरफ से कंसेंट हो गया और फिर ये क्रिएट हो गया। और ये बोल रहा है सर्विस इनवॉइस SCI 5 × 0 23, याद रखना, ये हम चेक करेंगे, वहीं जाके हम ले लेंगे। ओके, सी लॉक्ड हो गया।
अब अगर मान लो इसके बाद मुझे पता चला अरे मुझे तो एक और आइटम लगाना था, तो अगर इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है यहाँ पे एक्शन के अंदर ओपन है, जैसे आप ओपन करोगे फिर से आपको ओपन कर देगा ये जो लॉक्ड हो गया। अब अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देना, तो कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट, आगे यूज ही नहीं होगा, क्लाइंट एंड कस्टमर दोनों ने एग्री नहीं किया। कैंसिल स्टेटस रहेगा, आप रीजन बता सकते हो कि कैंसिल हुआ था, रीजन आप डाल देना, रीजन या कमेंट वाला जो सेक्शन आता है या इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लाइन आती है या आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, बहुत लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन में रीजन डाल सकते हैं, यो रेफरेंस में डाल सकते हो, कमेंट एरिया में डाल सकते हो, इसका भी कमेंट बॉक्स आता है ना, आप उसमें भी डाल सकते हो। अब मैंने जैसे बोला था और जगह भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब और कहाँ पे हमें मिल सकता है, अच्छा देखो फाइल कॉन्टैक्ट्स भी है, और जैसे-जैसे पोस्ट होगा आपको बाकी चीज़ें भी मिलने लगेंगी, ठीक है? इस तरह की सर्विस लेजर एंट्री, वारंटी लेजर एंट्री भी है। और एक हमने प्रोसेस से ढूँढा था, अब हमें एक्शन पे हमें लॉक मिला था, लॉक एंड ओपन, और हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं साइंड कॉन्टैक्ट, ठीक है? यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑप्शन ही है। और अगर मान लो यहाँ पे आपने कोई लाइन बनाई, आप कोशिश करोगे डिलीट करने का, बहुत बार एरर मैसेज आते हैं, कोई लाइन यहाँ से डिलीट करनी है तो सबसे पहले उसे ओपन करना है, स्टेटस, ठीक है? एक्शन में गए, आप यहाँ पे ओपन कर लिया, ओपन कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद फंक्शन में गए, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट लाइन, रिमूव कॉन्टैक्ट लाइन, और फिर से साइन कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया, साइन हो गया। अभी तो हमारा साइंड है लेकिन लॉक नहीं है, हमें इसे लॉक भी करना है। मतलब जैसे आप रिलीज़ करते हो ना स्टेटस की, कोई चेंजेस ना कर सके, बस आपने इसे लॉक कर दिया। अब जब तक अनलॉक नहीं होगा, अब हमें देखना है हमारा सर्विस इनवॉइस बना हुआ था। चलते हैं सर्विस इनवॉइस पे, क्योंकि हमें सर्विस इनवॉइस पोस्ट करवानी है। अगर रिपोर्ट्स आज कवर नहीं हो पाएँगी तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। सर्विस इनवॉइस, नंबर याद होगा तो हमें मिल जाएगा। सर्विसेज़ इनवॉइस, अगर नंबर याद नहीं होगा तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाएँगे और हमें मिल जाना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, आई थिंक यही वाला था, राइट? 23। अब इनवॉइस अगर आपने सर्विस कॉन्टैक्ट से क्रिएट किया है तो आपको मिल जाएगा, वरना आप न्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? क्रिएट अ न्यू एंट्री, तो डेट सही है, कस्टमर का नाम भी वही है। अब देखो ये जीएल भी आ रहा है, टैक्सेशन लगा है मैंने, तो टैक्सेशन भी आ रहा है। जो बेस प्राइस वगैरह सिलेक्टेड थी वो सब आ रही है। पहले मैं देख लूँ ये रिलीज़ या नहीं, यहाँ पे वैसा कोई स्टेटस नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। प्लस मुझे ये भी देखना है कि कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, हाँ, सी, दिस इज़ द मेन थिंग। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अभी हमने कौन-सा बनाया था? कॉन्टैक्ट नंबर 9, सिलेक्शन 8 दिखा रहा है, लेकिन अब ध्यान, मैं इसे कैंसल करूँगी, ओके मत करना, कैंसल। कैंसल करने से क्या होता है, एज़ इट इज़ आ जाता है, ओके करने से वो सिलेक्ट कर लेता है। तो ये इसने 9 नंबर को सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन पहली लाइन वो असेंडिंग वे में दिखा रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट है हमारा ये 9 नंबर, ठीक है? ये साइन है। तो इसलिए जब मैं कुछ सिलेक्ट करती हूँ तो मैं कैंसल करके आती हूँ जब तक मुझे चूज़ ना करना हो। मुझे रिप्लेस नहीं करना था, मुझे सिलेक्ट नहीं करना था, ऑलरेडी सिस्टम ने सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि इसी सेल कॉन्टैक्ट से ये इनवॉइस बनी है, तो कैंसल करेंगे। और यहाँ पे देखो उसका एंट्री नंबर भी आ गया, ऑटो आ जाएगा कि किस एंट्री नंबर से ये बना हुआ है, ठीक है? अब इतनी चीज़ें जो हमने पहले बनाई थी उससे आई हैं, तो अब हम बाकी चीज़ें लगाएँगे। हमें अगर कोई आइटम असाइन करना है, तो हम वो आइटम असाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि हमने कोई आइटम असाइन कर तो रखा है ना, 6955 ये क्या है? किस पे हमारा जीएसटी लग रहा है? ये सर्विस कोड का जीएल है, और इसपे देखो सर्विस कोड का जीएल है, और इसपे 18% से जीएसटी लग रहा है, ठीक है? प्लस जीएल का नाम चेक कर लेते हैं, सर्विस कॉन्टैक्ट सेल, ठीक है? अब ये आपका सेल का प्राइस है। अब अगर आप यूनिट प्राइस चेंज कर सकते हैं तो आप ट्राई करो, और अगर सिस्टम नहीं करने देता है तो यू कैन नॉट चेंज, तो हम इसे डिलीट करके नया बना सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये इसको रिलेट करके ले रहा है, तो इस पे जो होगा वो सबका रेफरेंस लेके आएगा। तो अभी के लिए मैं रहने देती हूँ,
अभी हम बेसिक चीज़ें पकड़ लेते हैं। पहला है क्वांटिटी 1 देनी है, उसने यूनिट प्राइस ले लिया, लाइन डिस्काउंट ले लिया, ये सब स्टैंडर्ड सेटिंग से आ रहा है आपका। अब हमको अगर मान लो कोई रिसोर्स हमने असाइन किया था, तो वो जो भी रिसोर्स था, जो भी पर्सन था या थी, टेक्निकल मैकेनिकल जो भी, उसको हमको लेना है। मैंने मार्टी होस्ट को असाइन किया था एज़ अ पर्सन, आवरली चार्ज होगा। आपको क्वांटिटी तो देनी ही होगी, पर्सन हो चाहे कोई भी, वरना ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब जो रिसोर्स का जो कार्ड होता है ना, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। रिसोर्स के कार्ड पे आपको मिल जाएगा और थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसके कोड पे मिलेगा। इसका कार्ड बना हुआ है, मैंने बोला ना सैंपल कंपनी है, आप यहाँ जाके चेक कर लेना। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कैसे बना है, आवर आवर कहाँ पे सेट किया हुआ है, पर्सन का नाम क्या है, इसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इसका इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे निकला है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकला है, इसकी यूनिट प्राइस कैसे निकली है, जनरल प्रोडक्शन क्या है। इस तरह से अगर वैट की लाइन नहीं यूज़ करनी है तो हमेशा एनए यूज़ किया करो, तो वैट लाइन क्रिएट नहीं होगी, वरना एंट्री पे क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जीएसटी ग्रुप, अब अगर पर्सन है तो पर्सन के ऊपर मैंने क्या लगाया, मैंने सर्विस कोड लगाया, ठीक है? क्योंकि इसकी सर्विसेज़ ही होंगी। अब इस तरह से मैंने, अब देखो कैलकुलेट तो कर रहे हैं। उसके कार्ड पे जो-जो वैल्यू असाइन थी ना, मैंने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। वैसे तो ये वैल्यू मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं चेंज करके देखती हूँ, क्योंकि हम इंडियंस इतना ज़्यादा पे तो नहीं करने वाले अगर वो छोटे-मोटे रिपेयरिंग चार्जेस करने वाले हैं। तो अगर आपने ज़्यादा बिलिंग की या मतलब जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे डिसाइड हुआ था, क्योंकि जो रिसोर्स का कार्ड है, वो कंपनी के पास है, क्लाइंट को नहीं पता, कस्टमर को नहीं पता, तो आप कस्टमर से इतना चार्ज नहीं करवा सकते, ठीक है? तो हम कस्टमर से जो हमने बात की थी, वो इतना ही जनरेट करवाएँगे। टैक्सेशन कैलकुलेट हो गया है, अगर आप कोई और आइटम लेना चाहते हो, तो आप आइटम असाइन कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं ये वाला लेना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया, अब ये लिंक है उससे, अब मैं इसका ₹50 अगर उसने 2 स्क्रू लगाए, तो ये मल्टीप्लाई होगा 50, ठीक है? 100 हो गया। देखो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, मैंने सब पे टैक्सेशन लगा दिया है। अब इसके अलावा एक आपको और ऑप्शन मिलता है कॉस्ट। अगर आप सर्विस फीस सपोर्ट की बताना चाहते हो, रिसोर्स की, रिसोर्स के साथ टैग नहीं करना चाहते हो, आप अलग से रिसोर्स के नीचे अगर ये लाइन लगाना चाहते हो कॉस्ट की, तो आप ये भी लगा सकते हो कि उसका कॉस्टिंग इतना है। तो अगर मैं 2 बार लगा दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लो अगर ये, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ, एक लाइन में आप ले सकते हो, ठीक है? या तो रिसोर्स के साथ ले सकते हो या कॉस्ट के साथ ले सकते हो। रिसोर्स की लाइन को ब्लैंक छोड़ लो, क्वांटिटी ले लो और क्वांटिटी लेके बता दो कि ये रिसोर्स लगा था, कॉस्ट लेके बता दो कि 500 चार्ज था और उसके ऊपर टैक्सेशन लगा दो। वरना डिपेंड करता है, आपके पास अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको कॉस्ट का ब्रेकेज अलग से दिखाना है, रिसोर्स का अलग से दिखाना है, तो आप ये सिनेरियो फिट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो। सारा टैक्स कैलकुलेट होगा, सब लाइन पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, सब पे कॉन्टैक्ट असाइन होगा और आप एक बार इसको प्रीव्यू पोस्टिंग करके देख लेना, स्टैटिस्टिक्स करके देख लेना, इसका कोई यूज़ केस नहीं मिलेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया नहीं है कोई यूज़ केस। तो स्टैटिस्टिक्स करो, टैक्सेशन, अच्छा टैक्सेशन कंप्लीटली शो हो रहा था ना? चेक कर लो, टैक्सेशन, टैक्सेशन कंप्लीटली शो हो रहा था? स्क्रॉल डाउन करो, जितना भी लाइन वैल्यू आ रहा है, जितना भी टैक्स आ रहा है, वो एक बार चेक कर लो और उसके बाद अगर इसमें किसी तरह का प्रीव्यू वाला ऑप्शन है तो चेक कर लो और उसको पोस्ट कर दो। इनवॉइस टाइप मस्ट नॉट टू बी इनवॉइस टाइप, हेडर में इनवॉइस टाइप लास्ट में होना चाहिए मेरे ख्याल से, जीएसटी में ही होता है। अब आप बोलो टैक्सेबल, डिपेंड करता है, नॉट जीएसटी होता, नॉन जीएसटी होता तो नॉन जीएसटी ले लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात इसी के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, हमसे वर्क टाइप
आपको वर्क टाइप भी डालना पड़ेगा। ये तो मुझे पता था कि यहाँ पे होता है। वर्क टाइप चेक करना पड़ेगा, वर्क टाइप कहाँ पे है। इसके अंदर तो इतना पॉसिबल नहीं है। शिपिंग में भी मैंने कभी देखा नहीं है वर्क टाइप। इनवॉइसिंग में भी मैंने देखा नहीं है कभी वर्क टाइप, तो जनरल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वर्क टाइप थोड़ी देर के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसका सर्विस मैनेजमेंट से बंद कर देती हूँ ताकि मुझे प्रीव्यू पोस्टिंग हो जाए। हम बाद में फील्ड्स चेक कर लेंगे कि ये टाइप कहाँ कहाँ पे है। वर्क टाइप कोड मैंडेटरी है, यही वाला था ना। अभी नहीं आएगा, अभी मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ठीक है, मैंडेटरी बंद कर दिया मैंने, बाद में फील्ड ढूंढ लेंगे कहाँ पे है। देखो, इतनी सारी एंट्री क्रिएट हुई, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सही सक्सेसफुली है। हम इसे पोस्ट कर देंगे, वैल्यूज भी पोस्ट हो जाएंगी। जीएल एंट्री मैं दिखाऊंगी। कस्टमर लेजर एंट्री बनी है, आइटम लेजर एंट्री बनी है, रिसोर्स लेजर एंट्री बनी है, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री, वैल्यू एंट्री, सर्विस लेजर एंट्री मस्ट है क्योंकि सर्विस से सामने लगाए। डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री और जीएसटी लेजर एंट्री, ये सब बना जरूरी थी, नहीं तो आप बोलते कि टैक्स कैलकुलेट ही नहीं हुआ है। अब देखो इतना सारा है, जो लगा है अब, क्योंकि मैंने कितने 4 लाइन यूज किया ना, जेल यूज किया, रिसोर्स यूज किया, आइटम यूज किया, कॉस्ट यूज किया, और सब पे मैंने टेक्स्ट लगाया है। जरूरी नहीं कि सब पे लगाओ, मैंने बस एक मैक्स टू मैक्स सिनारियो बताया कि ऐसा हो सकता है, मैक्स पॉसिबिलिटी। आपको जो सही लगे वो बनाओ। और मैं अब इसे क्या करने वाली हूँ, मैं इसे क्लोज करने वाली हूँ। इतनी सारी चीजें आप लगा सकते हो क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 1 घंटा इस वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। 1 घंटा होते साथ ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है। और मुझे इसे पोस्ट कर देना चाहिए ताकि मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकूं। पोस्ट प्रिंट कर सकते हो, पोस्ट प्रिंट एंड पोस्ट। मैं रिपोर्ट पे जाना चाहती हूँ ताकि विद इन 1 आवर ये वीडियो रिकॉर्ड होकर फिनिश हो जाए। ठीक है, अब हम पोस्टेड एंट्रीज देख सकते हैं। पोस्टेड सर्विस एंट्रीज या सर्विस एंट्रीज करके नाम से होगी। आप पोस्टेड सर्विस इनवॉइस देख सकते हो। सर्विस लेजर एंट्री करने से भी मिल जाने के चांसेस तो होंगे। तो आप देखो, सर्विस लेजर एंट्रीज पोस्टेड चीजें देख लिया करो पहले कि क्या क्या पोस्ट हुआ है। 9 तारीख की है। ठीक है, देखो यूजर्स सेल इस तरह से आप चेक कर लेना। फाइंड एंट्रीज करोगे तो वो एंट्री आपको वापस मिल जाएगी। यूजर्स सेल इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है और इसमें सारा दिख गया, A to Z। सो रिलेटेड एंट्रीज करोगे तो डॉक्यूमेंट तक ले जाएगा। अभी मेरा 2 पर्पस है, एक रिपोर्ट और एक सर्विस टास्क। अगर मैं दिखा पाऊँ तो सर्विस टास्क, अगर एंट्री सब कुछ सही से भरी होगी तो आप यहाँ पे ना आके चेक कर सकते हो। सबको ब्लैंक करके फिर ले लेना। हमने कौन हमने कौन सा लिया था, मार्टी होस्ट। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आप इसकी रिपोर्ट्स देख लेना। ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स जरूर होगी सर्विस से रिलेटेड। तो मेरा वीडियो अभी फिनिश हो जाएगा। सर्विस रजिस्टर्स है और भी सर्विस से रिलेटेड जो भी है वो रिपोर्ट्स आप चेक कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्विस लेजर, वारंटी लेजर और इससे रिलेटेड और भी जो रिपोर्ट्स होंगी आप ढूंढ लेना।
सर्विस से रिलेटेड, या मैं किसी और दिन कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो रिपोर्ट्स पे काम कर लेंगे। ठीक है, आपको ऐसे सर्च करनी होगी, इससे रिलेटेड और कौन-सी रिपोर्ट्स हो सकती है। सर्विस से रिलेटेड, क्योंकि मुझे ऐसे किसी रिपोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, कि मैंने सर्विस मॉडल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट याद नहीं आ रही। सर्विस आइटम लॉग आप चेक कर सकते हो, सर्विस इनवॉइसेस चेक कर सकते हो, सेल्फ अगर यूज़ कर रहे हो तो चेक कर सकते हो। सर्विस टास्क ही मेरे लिए सर्विस कॉस्ट एंड टास्क ही मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता था। इस पे डेटा आना चाहिए लेकिन अभी आ नहीं रहा है। फिनिश्ड, हमने हार्डवेयर सर्विस ली थी, तो इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है। फिनिश तो हो गया है और ऑर्डर नहीं था, वो इनवॉइस था। तो इस तरह से ना अगर यहाँ पे डेटा आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और रिपोर्ट्स चेक कर लेना सारे जितने आपको मिले, या कमेंट में मुझे बताना। और कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप सर्विस कॉस्ट, सर्विस सेल्स, ये जो सारी चीज़ें थी ना, जो मैंने सर्च नहीं की, हाँ, वो आप चेक कर लेना। जैसे ये सर्विस कॉस्ट था, ये आप चेक कर लेना। ये हमें इनडायरेक्टली मिला था आइटम्स पे, सर्विस कोड कॉन्टेक्ट्स की लाइन पे, लेकिन डायरेक्टली हमने डिज़ाइन नहीं किया। इसी तरह इसका ग्रुप भी है, सर्विस ग्रुप। वो जो जीएल लगा था ना, वो जीएल इसी पे लगा था, सर्विस कॉन्टैक्ट ग्रुप पे, ठीक है? तो वो आप जीएल भी चेक कर सकते हो कि वो जीएल सर्विस कॉन्टैक्ट ग्रुप के अंदर लगा था। अब इस पे वैसा लिंक मुझे दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। सर्विस कॉन्टैक्ट अकाउंट ग्रुप, इसके अंदर वो जीएल लगा था, हार्डवेयर के अंदर देखो। कैसे पता चलेगा कि ये सेटअप का जीएल है? इसके अंदर चले जाओ, बस इसके अंदर जाओ और वेयर यूज्ड वाला ऑप्शन है अकाउंट्स के अंदर, आपको बता देगा कि ये सिस्टम में सेटअप में यूज़ हुआ है। शो डिटेल्स करो, हमारे लिए हार्डवेयर वाला चाहिए था, तो हम हार्डवेयर वाला देखेंगे। सर्विस एसआरवी डॉट है, सर्विस कॉन्टैक्ट अकाउंट ग्रुप। वो जेल कहाँ से असाइन होके आया था? हार्डवेयर के लिए अलग है और सॉफ्टवेयर के लिए अलग है। नॉन प्रीपेड यानी पोस्ट पेड के लिए अलग है, प्रीपेड के लिए अलग है, ठीक है? सर्विस कॉन्टैक्ट सेल, लेकिन नॉन प्रीपेड के लिए दोनों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए सेम है, लेकिन प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो, पैसे में बात होती है, तो प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हार्डवेयर का 5796 प्रीपेड हार्डवेयर कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए सॉफ्टवेयर का अलग बना हुआ है, प्रीपेड सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन नॉन प्रीपेड के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही बना दिया है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेल। यहाँ पे दोनों जीएल सेम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, नॉन प्रीपेड के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। और आप हमेशा इस तरह से चेक किया करो, हार्डवेयर के लिए, ये सॉफ्टवेयर के लिए जीएल अलग अलग है। जीएल कौन सा जीएल बैलेंस शीट में है और कौन सा जीएल इनकम स्टेटमेंट में, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, जो नॉन प्रीपेड है ना, वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है? सर्विस कॉन्टैक्ट सेल आपके लिए एक्सपेंसेस है, आपके लिए इनकम है, ठीक है? ये आपके लिए एक्सपेंसेस है तो आपको यहाँ देखना है, और अगर प्रीपेड है तो आपके लिए प्रीपेड है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि लायबिलिटी है। इस तरह से आप इस तरह से सारी चीज़ें आप चेक कर लो, जो चीज़ें रह गई हैं वो आप पूछ लेना, और वर्क टाइप आपका टास्क है कि देख लेना डॉक्यूमेंट पे वर्क टाइप कहाँ आ रहा है, और अगर कोई रिपोर्ट मिले तो सर्विस से रिलेटेड हमें रिपोर्ट चाहिए थी ना, शो ऑल कर लेते हैं। आपके पास सर्विस रजिस्टर है, सर्विस लोड लेवल है, ट्रांसफर ऑर्डर है अगर आप यूज़ करना चाहें, आइटम वर्कशीट है, लेजर एंट्रीज तो हमने देख ली, पोस्टेड वाली है, सर्विस ट्रांसफर लाइन्स है, पोस्टेड सर्विस शिपमेंट हमने यूज़ नहीं किया, लाइन लेबल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, सर्विस प्रॉफिट कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट कस्टमर, क्रेडिट मेमो, डिस्पैच बोर्ड, रिस्पॉन्स टाइम। ये अच्छा है, आप रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स यूजेज, रिस्पॉन्स टाइम, डिस्पैच बोर्ड,
आउट ऑफ वारंटी एक्सपायरेशन डेट होगी तो पता चल जाएगा। अब जैसे फिक्स एसेट्स का मैंने बोला ना, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी किसी दिन। फिक्स एसेट्स से रिलेटेड नेक्स्ट जो सर्विस है वो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से रिलेटेड होगा तो यहाँ मुझे डिस्पैच बोर्ड देखने की इच्छा है। देख लेते हैं एक बार इसमें क्या शो कर रहा है। हमने इनवॉइस रेज किया था तो स्टेटस हमारा फिनिश्ड हो गया था ना। रिस्पॉन्स डेट, टैग नंबर यही था ना, 9 नंबर था। प्रीव्यू एंड क्लोज क्या एम्प्टी था? बिकॉज इट वाज एम्प्टी। तो रिपोर्ट में पूरा डेटा अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो नहीं खुलेगा। सर्विस डिस्पैच बोर्ड था। अच्छा, हमने तो कुछ डिस्पैच किया ही नहीं तो उसमें डेट तो मिलेगा, डेटा तो मिलेगा नहीं। सर्विस रजिस्टर चेक कर लें। सर्विस रजिस्टर हमने चेक किया था शायद ना, इसमें भी पोस्टेड एंट्रीज से रिलेटेड चीज़ें ही होंगी। सर्विस लेजर, वारंटी लेजर, ये देखो यूजर सेल्स, इस तरह की चीज़ें ये हमने चेक कर लिया था। और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट, पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट है तो आप चेक कर सकते हो। बाकी सर्विस से रिलेटेड ये कॉस्ट मैंने आपको दिखाया था, हाँ ये मैंने आपको दिखा दिया, डन। तो आपको बस क्या करना है ना, जो रिलेटेड चीजें हैं वो खुद सर्च करनी है। हो सकता है कि अब जैसे वेब सर्विस लिखा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग ही चीज है। लेकिन बाकी आपको चेक करना पड़ेगा जो आपकी काम की है। जैसे सर्विस टास्क है, अब ये वर्क नहीं कर रहा है। सर्विस आइटम, सर्विस रजिस्टर, लोड लेवल तो हमारी ज़रूरत की नहीं है क्योंकि हम कोई असेंबलिंग या बॉम्ब वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल वगैरह जैसी चीज़ें हैं। सर्विस लेजर एंट्रीज हमें मिल गई थी। शिपमेंट का यूज़ नहीं है। आइटम लाइन लेबल्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है। पोस्टेड सर्विस इनवॉइसेस ये हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये देखो प्रिंट कर सकते हो और मैं उसका प्रीव्यू देख लेते हैं और यही बैंड करते हैं। या दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपका टास्क है कि वर्क टाइप आप ढूंढ लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि वर्क टाइप कहाँ पे था। ठीक है, आपको किस एरिया किस फील्ड में मिला। वैसे और छोटा करना पड़ेगा देखने के लिए। पूरा कवर हो गया। अच्छा, मैंने ये ले लिया था ना, ये क्रोनस ऐसे राइट में आएगा, क्या था उसका नाम, सर्विस मैनेजमेंट समथिंग था ना, सर्विस मैनेजमेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर ही मैं ऐसे कर देती हूँ नो कोड। अगर आपको याद रहे ना कहाँ से क्या किया था तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। इसे वापस लेना पड़ेगा। तो कहाँ से क्या बंद करना है, क्या ओपन किया था मैंने, अगर मुझे वो याद रहे तो मैं बहुत ईज़िली चीज़ों को सँभाल सकती हूँ। मुझे पता था कि मैंने कहाँ से क्या ओपन किया। अब हट गया वो क्रोनस का एक बड़ा-सा साइन बन रहा था। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें देख सकते हो क्योंकि 1 आवर में ये ऑटो शट हो जाएगा। तो सर्विस इनवॉइस है, मिस्टर कमल कुमार जो हमारा कस्टमर था, सर्विस इनवॉइस का नंबर जो आप नंबर जनरेट करवाते हो। रिपोर्ट आप जैसी डिज़ाइन कराना, ये इनबिल्ट रिपोर्ट है, आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो और बिल जनरेट करके आप दे सकते हो। तो आजकल तो क्यूआर से भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, आप क्यूआर का सिस्टम्स भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से देखो इनवॉइस नंबर भी जनरेट हुआ है, ठीक है। कौन कंपनी सर्विस दे रही है, आप उस कंपनी का नाम है क्रोनस, यानी कि हम दे रहे थे। कमल कुमार हमारा जो कस्टमर क्लाइंट था, बिल टू कस्टमर को गया है। सेल्स पर्सन जिम ओलिव था। पोस्टिंग डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट एक ही दिन की थी, 24 घंटा का रिस्पॉन्स टाइम था। आइटम 42 लगा था। मार्टी रिसोर्स था। फिर उसमें कौन सा पार्ट्स लगा था, कोई स्क्रू हार्डवेयर लगा था। सर्विस फीस कितनी थी, 1 घंटे की 150 थी सर्विस फीस, प्लस अगर वो लेबर चार्ज को अलग से असाइन करना चाहता था तो लेबर चार्ज आप अलग रख दो, रिसोर्स का कॉस्ट और आपकी जो सर्विस फीस है, मान लो लेबर कॉस्ट लेबर को चली जाएगी या रिसोर्स को चली जाएगी, लेकिन जो सर्विस फीस है वो कंपनी को जाएगी। सर्विस फीस, ठीक है, यानी जो हमने कॉस्ट में लिया था।
तो रिसोर्स का आपने अलग कर दिया, कंपनी के लिए कॉस्टिंग अलग कर दी, तो सब डिवीजन हो जाएगा, तो रिसोर्स को कितना जाना है उसको पता है, कंपनी को कितना जाना है पता है। सब डिविजन डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, जैसे जैसे सिनेरियो वैसे वैसे सब डिविजन। जो चीजें चाहिए लो, जो चीजें नहीं चाहिए मत लो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करो और इस तरह से डिजाइन करो। थैंक